अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबे कंधार और काबुल में खारिजीन और अफगान तालिबान के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं। पाक फौज ने कंधार में बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ में फितनल खारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया। तमाम अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे, जिनको कामयाबी से तबाह कर दिया गया। इससे कबल पाक फौज ने बलोचिस्तान में चमन के इलाके स्पिन बोल्दिक और खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनल खारिज के हमले नाकाम बनाते हुए 200 से जायद अफगान तालिबान और मावन दहशतगर्द मारे। ISPR के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह अफगान तालिबान रजीम ने स्पिन बोल्दिक में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए, जिन्हें पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर और मौसर अंदाज में नाकाम बनाया। इससे पहले 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब झड़पें उस वक्त शुरू हुईं जब काबुल ने इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद ने अफगान दारुल हुकूमत पर फ़ज़ाई हमले किए। कुन्नड़, नंगरहार, पक्तिका, खोस्त और हेलमंद के तालिबान हुक्काम ने भी झड़पों की तस्दीक की। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी तशवीश ये रही है कि फितनल खारिज अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 अक्टूबर की रात तालिबान फोर्सेज की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल हमलों ने पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी ही बदल डाली। फौजी ज़राए ने हमलों की ऑपरेशनल तफसीलात जारी की, जबकि दफ्तर खारजा ने काबुल इंतजामिया को तालिबान हुकूमत कहकर उसकी कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठा दिया। सरकारी तौर पर कह दिया गया है कि तालिबान अपने रवैये दुरुस्त करें, वरना सरहद पार से किसी भी दहशत गर्दाना कार्रवाई पर अफगानिस्तान के अंदर फौरी तेज तर जवाब देने के नए उसूल वज़ा कर दिए गए हैं। अगस्त 2021 में अमरीकी इनखला के बाद कई हलकों को यह उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में अमन कायम होगा और खित्ते में नए दौर का आगाज होगा, मगर यह खुशफहमी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी। TTP की वापसी के मंसूबे और उन्हें कौमी धारे में शामिल करने की पॉलिसी ने पूरे खित्ते को एक नई गैर यकीनी कैफियत में धकेल दिया है। दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हुई, जिसमें अफगान सरजमीन को हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। पाकिस्तान ने अमन की हर मुमकिन कोशिश की। खित्ते के ममालिक चीन, रूस के जरिए अफगान तालिबान रजीम को समझाने की कोशिश रही। मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे उलमा को मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान भेजा गया, मगर तालिबान हुकूमत ने इन तजावीज़ को संजीदगी से न लिया। बिलाखिर जब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ गईं तो पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए शिद्दत पसंद ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अफगान फोर्सेज ने TTP के दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाक फौज पर फायरिंग शुरू कर दी। नतीजतन दोनों ममालिक के दरमियान मुसल्लह झड़पें हुई, जिनमें अफगान फोर्सेज को वाज़ेह नुकसान उठाना पड़ा। हकीकत यह है कि अफगान क़यादत एक ऐसे गिरोह के दफा में खड़ी है जिसे पूरी मुस्लिम दुनिया खारिज तस्लीम करती है। अगर तालिबान हुकूमत खारिज को बचाने के लिए पाकिस्तान से जंग छेड़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अफगानिस्तान को होगा, क्योंकि न वो फ़ज़ाई तौर पर पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं और न मुआशी तौर पर किसी तवील जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं। इससे बढ़कर तशवीशनाक बात यह है कि अफगान क़यादत भारत की शह पर पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ अपना रही है। वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना इसी मंसूबे का हिस्सा मालूम होता है। अफगान क़यादत को समझना होगा कि भारत के इशारे पर पाकिस्तान से दुश्मनी दरअसल अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए ज़हर कातिल साबित होगी। अगर तालिबान ने खारिज के दिफा में पाकिस्तान से महाजराई जारी रखी तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का ही होगा। दानिशमंदी इसी में है कि काबुल इस्लामाबाद से तसादुम की बजाय ताउन का रास्ता अपनाए। और अब से कुछ देर पहले दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर और कुछ ममालिक को शामिल करने के बाद शाम 6 बजे से, यानी कि अब से कुछ देर पहले से अगले 48 घंटे के लिए आर्जी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर का फैसला किया गया है, ताकि तामीरी बातचीत के जरिए तलाशे जा सकें। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान पर हमले का जवाब, अफगानिस्तान के अंदर नया उसूल तय, काबुल और कंधार पर कामयाब हमले, क्या न्यू नॉर्मल ही अफगानिस्तान के नापाक अज़ाइम का मौसर जवाब है? शहजाद चौधरी साहब, 11 तारीख से अब तक की सूरत हाल, अफगान तालिबान, तालिबान हुकूमत, TTP, इन्हीं सब को देखा जाए तो क्या कहेंगे कि जो कुछ करने की कोशिश की गई तालिबान हुकूमत की जानिब से फितना खारिज को बचाने के लिए, क्या जानते नहीं थे कि अंजाम कहां तक लाएगा और पाकिस्तान जैसी रियासत से टकराने का अंजाम क्या होगा? इसमें क्या शक है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास ओवरवेलमिंग फोर्स है, जो कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क के लिए उसको संभालना, उसको फेस करना तकरीबन नामुमकिन है। और क्या पाकिस्तान को इस रास्ते पे चलना चाहिए, इसके ऊपर हम बहस आगे कर सकते हैं और इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की जो सुपीरियॉरिटी है, जो फौकियत है अफगानिस्तान की अफवाज या ना होने के बराबर है,
लेकिन उसके ऊपर कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत हाथ रोका है, बहुत अरसे तक हाथ रोका है। दहशतगर्दी की जो लहर आई उसकी बुनियादें अफगानिस्तान के अंदर, और वहां से फिर जब किस्म का पाकिस्तान पे हमला होता है, यलगार होती है, ये पाकिस्तान इस वक्त एक और जंग की कैफियत में उलझा हुआ है, मुब्तला है हमारे मगरबी सरहदों के ऊपर। बहरहाल तो ये तो एक हुई, और आपने बिल्कुल सही चीजें आइडेंटिफाई की। अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या यही एक तरीका है इसको मैनेज करने का, हल करने का? देखिए, पाकिस्तान ने जंग के जरिए पैगाम दे दिया कि आप हमारे सामने, या अफगानी जो फोर्सेस हैं वो हमारे सामने ठहर नहीं पाएंगी अगर पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है, या जितनी भी जरूरत है उसके हिसाब से इस्तेमाल करता है, प्रोपोर्शनेट भी करेगा तो आप नहीं संभाल पाएंगे। जंग का मकसद क्या होता है? जंग हमेशा एक स्पेस क्रिएट करती है, किसके लिए? एक पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। यानी जंग को क्लॉजविट्स ने ये कहा था, जो एक बहुत बड़ा मुफक्किर था स्ट्रेटजी का, उसने ये कहा था कि जंग एक पॉलिसी की एक्सटेंशन है, उसकी एक शक्ल है। तो जब आपने ये जंग की, आपको कई दफा जंग करनी पड़ती है क्योंकि सियासी प्रोसेस फेल हो चुका हुआ है, या आपको जंग करनी पड़ती है कि आप सियासी प्रोसेस के लिए नई स्पेस ढूंढने और तलाश करें। मेरा ख्याल है आज यहाँ पाकिस्तान खड़ा है, वहां पर इस जंग की या इस कमिशंस या इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो स्पेस क्रिएट हुई है, वो पैगाम गया है। अब हमारी सियासत को, डिप्लोमेसी को, इन मामलात को लेके आगे चलना चाहिए। भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान एक नया फ्रंट खोल ले, यानी पूरे, पहले तो दहशतगर्दी हो रही थी ना, टीटीपी की, टीटीपी का नाम हम लेते थे, अब अफगान और अफगान तालिबान, अफगानिस्तान और अफगान तालिबान, अब इनको भी उलझाया जाए और वो दुश्मनी मोल ले लें, जो कि उन्होंने गालिबन किसी तरह से कोशिश भी की, मुत्तकी साहब ने वहां पे जाके इस किस्म की गुफ्तगू भी की। तो भारत ये चाहता है कि वो जो एक, अगर कोई वहां पर किसी किस्म की बहस है, सिराजुद्दीन हक्कानी मुख्तलिफ अंदाज से सोचता है, बाकी लोग कुछ और मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, वो भी बहस खत्म हो जाए, पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी इतनी पक्की हो जाए कि एक फ्रंट इंडिया क्रिएट करे और एक फ्रंट अफगानिस्तान क्रिएट करे। तो ये भारत चाहता है। अब पाकिस्तान को क्या करना है? ये बहुत मुश्किल हालात है स्ट्रेटेजिक अंदाज के अंदर। देखिए, हर सिचुएशन के अंदर उसका महल वकू, उसके मंजरनामा, अब उसके उसके असरात क्या होंगे अगर आप जंग करेंगे, और किस हद तक जंग करेंगे, कितनी लंबी जंग करेंगे, और फिर आपके मफादात क्या कहते हैं। तो हमारा मफाद इसी में है कि हम अफगानिस्तान को ये सबक तो जरूर दें जो हमने दे दिया, लेकिन उसके बाद ये सबक भी दें कि आपका हमारे बगैर मिल के चलने में कोई और कलामी की माजरत, या आपकी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या तालिबान रजीम भारत का वो फ्रंट फेस बनेगी जिसकी आप बात करें? क्या वो, जिसे कहते हैं कि अपने अंदर वो रखते हैं, अपना आर्म इतना स्ट्रेच कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं इस तरीके से? देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का दुश्मन बनना चाहता है, इसका मतलब है कि अफगान तालिबान, अफगानिस्तान बहैसियत एक रियासत, और अफगान अवाम, हम इस वक्त टीटीपी की बात नहीं कर रहे। टीटीपी पाकिस्तान का वैलिड टारगेट है। जब वो दहशतगर्दी फैलाता है तो दहशतगर्दी को जंग के तौर पे, एक यलगार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इससे आगे बढ़ के अब अफगान तालिबान और अफगान रियासत भी इसमें शामिल होती जा रही है। हमारा पैगाम अफगान अवाम को खास तौर पर यह है कि आप अपनी रियासत को और अपनी हुकूमत को, जो कि अफगान तालिबान की रजीम है, इसको रोकें इस रास्ते से, वरना बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी आपके लिए। पाकिस्तान को तो अपना दिफा करना है, जो भी वहां से आएगा, चाहे भारत आए, चाहे तालिबान अफगान हो या टीटीपी हो, पाकिस्तान अपना दिफा करेगा। और हमने बड़ा वाजे कर दिया है कि अब हम अपनी सरहद पे नहीं रुकेंगे, हम सरहद के पार जाएंगे और जहां जहां पे हमारे दुश्मन मौजूद है उनको एलिमिनेट करेंगे। उसमें टीटीपी प्राइमरीली। लेकिन पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के लोगों के साथ, मैं अफगानों की बात कर रहा हूँ, टीटीपी की बात नहीं कर रहा, उनके साथ बैठ के कोई गुफ्त शनीद, कोई समझदारी कराने की जरूरत है, ये अकल देने की जरूरत है। वरना टीटीपी तो हमारा टारगेट है ही है ना, इस तरफ है या उस तरफ है, उसको हम उड़ा के रख देंगे। और सिमिलरली अगर इंडिया वहां पे आके कदम जमाता है तो इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हरकत करता है तो वो भी एक वैलिड टारगेट बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, जिससे कहते हैं डिसएग्रीगेट करके, सेपरेट करके, ये जो मुहावराती हम न्यू नॉर्मल इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इससे जरा बचने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू करके, जिसे स्लोगनियरिंग कहते हैं, कई दफा इंसान गलत जगह पे फंस जाता है, जैसे भारत आज सीख रहा है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, अफगान तालिबान की भारत नवाजी पे नजर डालें। माजी में सेकुलर और कौम परस्त जो अफगान रहे वो कांग्रेस नवाज रहे, तो तालिबान सीधा ही हिंदुत्व या कहा जाए कि बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हैं। अगर वो पाकिस्तान के सामने ना उस तरह खड़े हो सके, मतलब जिस तरह का झगड़ा चाह रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं चाहता है, तो ये जो तालिबान है जहां पे अक्ल, फहम, शऊर, दानिश कुछ दिखाई नहीं
نہیں ہمیں دے رہا ہے. جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں, جس طرح کہہ دیا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے یہ طالبان جو پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی, یہ کیا کر لیں گے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو بات ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت افغان ریاست ہے. جب افغان ریاست ہے تو وہ افغان ریاست کی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں. تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو افغان ریاست 1947 سے کر رہی ہے. 1948 میں ہی افغانستان پاکستان کے خلاف 2 بغاوتوں کی مدد شروع کر چکا تھا. اس کے بعد پشتونستان کے نام پر انہوں نے مسلسل پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی, دہشت گردی کی, اور 1960 اور 61 میں باقاعدہ پاکستان کے خلاف جنگ کی, فاٹا کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے. اور 1974 میں پاکستان میں ایک بغاوت کو سپورٹ کیا, بلکہ اس بغاوت کو شروع کیا, اس کی میزبانی کی. تو یہ وہ کام ہے جو مسلسل افغان ریاست کر رہی ہے, جس کو یہ جمہوری دور کہتے ہیں, اس میں بھی یہ چل رہا تھا. اور 1974 کے بعد پھر پاکستان کو بھی جوابی طور پر افغانستان میں انٹرفیرنس کرنی پڑی. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کا سب سے بڑا شکوہ تھا, وہ کہتے تھے افغانستان میں پاکستان مداخلت کرتا ہے, پاکستان مداخلت کرتا ہے. گزشتہ 4 سال میں پاکستان نے کوئی مداخلت نہیں کی. لیکن جس طرح 1947 سے 1974 تک پاکستان نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی, لیکن افغانستان مسلسل پراکسی وارز کر رہا تھا. تو اس 4 سال میں بھی ہم نے دیکھا جب پاکستان ہینڈز آف تھا, کوئی مداخلت نہیں کر رہا تھا افغانستان میں, تو افغانستان پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ کر رہا تھا. اور یہ جنگ پچھلی جنگوں سے, پچھلی حکومتوں سے بہت زیادہ اہم کانا تھی, کیونکہ جو پچھلی حکومتیں تھیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپر پاور کھڑی تھی. وہ کوئی بہتر طور پہ ریاستیں رکھتی تھیں, باقاعدہ فوجیں رکھتی تھیں, وہ دہشت گرد گروہ نہیں تھے. تو ان کا خیال تھا کہ وہ آبجیکٹیوز جو سردار داؤد روس کے ساتھ حاصل نہیں کر سکا, جو اشرف غنی امریکہ کے ساتھ حاصل نہیں کر سکا, یہ کلے کلے جا کے حاصل کر لیں گے, یا مودی کے دربار میں جا کر وہ لمبے آبجیکٹیو حاصل کر لیں گے. پہلے فاٹا کو پاکستان سے توڑیں گے, یہاں پہ اپنی پراکسی بٹھائیں گے, پاکستان سے بھتے وصول کریں گے, پھر یہ اٹک تک پہنچیں گے. جس اہم کانہ دنیا میں رہنے لگ گئے تھے, کیونکہ جس طریقے سے انہیں افغانستان پہ قبضہ مل گیا, تو اس میں ان کو ایک عجیب قسم کا ایک ایروگنس آ گیا. اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا, میں تو بار بار 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خالی ٹی ٹی پی کی پاکستان سے لڑائی نہیں ہے, یہ ٹی ٹی اے کی افغانستان کی پراکسی وار ہے. اور بہترین ایکسپرٹ, سیکورٹی ایکسپرٹ ہمیں سالہ سال سے بتا رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں فرق نہیں ہے, یہ ایک تنظیم کا حصہ ہے. نظریاتی طور پہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے. صحیح. اور جو سنی اسلام, دیوبندی اسلام, جہادی اسلام کی بنیاد سے واقف ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ بیعت کا کیا مطلب ہے, امیر کے حکم کا کیا مطلب ہے. طالبان کے امیر صاحب ایک انگلی ہلا کر ٹی ٹی پی کو دہشت گردی سے روک سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جن کا میں نے اشارہ کیا ان میں سے کسی سے پوچھ لیجئے جو اس جورسپروڈنس کو سمجھتے ہیں, اس کنسپٹ کو سمجھتے ہیں, امارت کے اور امیر کے اور بیعت کے. تو یہ جنگ ان کی جنگ تھی جس کو ہم وش اوے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ اوائڈ کر رہے تھے ہم برادر پہ, کچھ انٹرنل مسئلوں سے اور 2 فرنٹ سے بچنے کے لیے. لیکن بھائی 2 فرنٹ سے بچتے بچتے اگر دوسرا فرنٹ پہلے فرنٹ سے زیادہ خوفناک ہو جائے, پہلے فرنٹ سے تو ہم نے نمٹ لیا, اور یہ جو چھوٹا فرنٹ ہے یہ آ کے ہمیں ذبح کر رہا ہے, اتنا تو ہمارا نقصان تمام جتنی بھارتی تمام جنگوں میں ہمارا نقصان نہیں ہوا تھا اتنا وہ کر رہا ہے. ہمارے فوجیوں کو ہمیں آ کر ہمارے گھروں میں مار رہا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم وہی کریں گے جو ہم نے کیا ہے زیغم صاحب, اور یہی ہونا. مجھے آخری بات ایک کرنے دیجئے, آخری بات کرنے دیجئے. دیکھیں ان کی جو مہارت ہے, صلاحیت ہے, وہ دہشت گردی کی جنگ میں تھی جو 4 سال سے کر رہے تھے. ہماری مہارت روایتی جنگ میں ہے. تو ہمیں ایک دفعہ تو روایتی جنگ دکھانی تھی نا. بالکل صحیح. اور یہ لڑائی اپنی زمین پر لڑنے کی بجائے ان کی زمین پر لے جانی تھی, اور ڈیٹرنس کریٹ کرنا تھا, اور ان کو بتانا تھا کہ اب لڑائی ہماری زمین پر نہیں تمہاری زمین پر لڑی جائے گی. افتخار صاحب, افغان طالبان کے اگر حملے کی ٹائمنگ کی بات کی جائے, افغان وزیر خارجہ بھارت کر رہے ہیں, وہ سرزمین پر موجود ہیں, اور یہاں پر یہ کام شروع کر دیا جاتا ہے. بھارت کی شہ پر یہ فرنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا, کیسا ہے یہ فیصلہ, کیوں کیا گیا یہ فیصلہ؟ زیغم صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ 1940
ایٹ سے ہی معاملہ چلے آ رہا ہے. وہ اس ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے, وہ اس باؤنڈری کو ہی تسلیم نہیں کرتے, وہ اس بارڈر کو ہی تسلیم نہیں کرتے, خواہ کوئی بھی وہاں پہ حکمران آیا ہو. ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. ہم بہت لمبی باتیں کرتے ہیں. بنیادی بات ہے کہ وہ ہمارے اس بارڈر کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اس بارڈر کو تسلیم کروانے کی طرف جانا ہوگا, اور ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم اس بارڈر کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں جو یہ سنایا جاتا ہے نا کہ انہوں نے امریکیوں کو شکست دے دی, انہوں نے روسیوں کو شکست دے دی, انہوں نے نیٹو فورسز کو شکست دے دی, یہ کہانیاں سنانے والے لوگوں کو شاید ایک بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کبھی کوئی سنجیدہ جنگ لڑی نہیں. اور ہمارے ساتھ وہ جو حرکت کر رہے ہیں, اور زیغم بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اتنا نقصان تو ہمارا ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں نہیں ہوا جتنا نقصان ہم پچھلے 2-3 سال میں اس بارڈر کے اوپر برداشت کر سکتے ہیں, انسانی جانوں کے نقصان میں, فوجیوں کے نقصان میں. تو اب ہمیں بتانا ہی تھا ان کو کہ ہم کون ہیں. ہم ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں اور اپنے بارڈروں کے تحفظ کے لیے تیار ہیں, اور اس کی جو وائلیشن کرے گا پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اگر کابل اور قندھار تک جانا پڑے تو ہم جائیں گے, اور ہم نے آج جا کے دکھایا ہے. اور اگر ان کا خیال ہے, ایک دوست کا خیال ہے کہ 2 فرنٹس کے اوپر نہیں جنگ لڑی جا سکتی, ہاں مشکل ہے, سوچنا چاہیے, قابل توجہ ہے یہ سوچ بھی, لیکن جو نقصان یہاں ہمیں مل رہا ہے تو کیا ہم ان کو اٹک تک آنے دیں کہ ہمارا ایک بارڈر بچا رہے اور دوسرے بارڈر میں اگر وہ اٹک تک آنا چاہے تو ہم ان کو آنے دیں؟ ایسا نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں کہ سوات میں جس طریقے سے پاکستان کی افواج نے ان کو شکست دی تھی, اس وقت بھی دوسرا بارڈر موجود تھا, اور یہ خدشہ تھا موجود کہ دوسرے بارڈر کو بھی یہ شروع کر سکتے ہیں وہاں سے کوئی شرارت. بالکل کلیئر ہوں میں. وی ہیو ٹو فائٹ دی وار, اینڈ دا وار از دیئر. اینڈ آج کی جو یہ 48 گھنٹے کی جو ہوئی ہے عارضی چیز ہے. اگر آئیں گے, اگر باز نہیں آتے تو ان کو یہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بفر کو یقین بنانا شروع کر دیں. بفر بھی انہی کی طرح بنے, ان کی طرح بنے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی طرح بنے. دیکھیں بہت ہو گیا مسلمان بھائی ہوتا ہے, ہو گیا نہیں ہے دہشت گرد کسی کا بھائی نہیں ہے. ہو گیا میں نے مانتا ہوں ٹھیک ہو گیا, لیکن مانتا ہوں, لیکن مائی ڈیئر سر, ہم ادھر کو کافر نہیں بیٹھے جہاں پہ آپ جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو ہمارے انسانوں کو آپ ذبح کر رہے ہیں, جن نوجوانوں کو روز شہید کر رہے ہیں, وہ کافر نہیں ہیں, وہ آپ سے بہتر مسلمان ہیں. تو برائے مہربانی اس کہانی کو کریں بند, اور تیاری کریں. اگر آپ نے اپنے روایتی ہتھ کنڈے ختم نہ کیے تو پھر تیار رہیں کہ آپ کو بچانا ٹھیک ہو گیا اپنے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. رضا رومی صاحب, 2 معاملات جب افغان کے وزیر خارجہ انڈیا میں تھے تو وہاں بیٹھ کے وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ کہہ رہے ہیں. یہ پلانڈ تھا, یہ بھارتی لغزش تھی, سوچی سمجھی سازش کہیں گے. دوسری بات کہ وہاں بیٹھ کر جس طریقے سے بات کی جا رہی, دیوبند کا دورہ کیا جا رہا ہے, یہ ڈوول ڈاکٹرائن واپس کھڑی ہے. اس پوری صورتحال میں اب آپ کو طالبان رجیم کہاں دکھتی ہے؟ کیا خارج کے بچاؤ کی جنگ ہے, بھارتی ایجنڈے کی تکمیل ہے؟ عائشہ, یہ بالکل ایک کلیئر اور واضح ایجنڈا ہے افغان طالبان کا کہ پاکستان کے ساتھ چونکہ اب ان کی باقاعدہ جسے کہنا چاہیے جو پچھلے چند دنوں میں ہوا, اور اس سے پہلے انہوں نے یہی دیکھا کہ بھارت کو اپنے ساتھ ملا کر جو لیوریج ہے وہ حاصل کی جائے. یہ ایک طرح کا سگنل بھی ہے کہ وہی کہ چونکہ پاکستان ہندوستان کی رائیولری ہے, اور ادھر ہندوستان بھی ایسے دیکھتا ہے کہ اس وقت افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے معاملات خراب ہو گئے ہیں, تو کیوں نہ اس سچویشن سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان کو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت وہ پیسے دے دیں گے, ایمبولنسز کا انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے, نہ تو وہ ان کا ٹریڈ ہو سکتا ہے, وہ بھی پاکستان کے تھرو ہوتا ہے. واگا بارڈر جو ہے وہ سب سے قریب ترین روٹ ہے اس ٹریڈ کا,
اور चाबहार पोर्ट जो है वहां तो ऑलरेडी अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी हैं। चुनाचे कोई हकीकी किस्म का ताउन मुमकिन नहीं है, मां सिवाय ये कि एक सिग्नल दिया जाए, एक मैसेजिंग दी जाए पाकिस्तान को। और हिंदुस्तान की तो हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि मगरबी बॉर्डर जो है पाकिस्तान का वो गर्म रहे और वहां पर जो वहां से हमले हों ताकि ईस्टर्न बॉर्डर जो है उससे उसको मौका मिल जाए कोई भी कार्रवाई करने का। तो ये तो एक ऑप्टिक्स जैसे कहा जाता है, वो ये सिर्फ उसकी डोमेन में आती हैं। रही बात ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, देखिए जहाँ पे उनकी तारीखी तलखियाँ हैं वहाँ पे ये भी हकीकत हम नहीं भूल सकते कि जो अवाम है दोनों साइड पे बसने वाले, खसूसन पश्तून अवाम जो हैं, उनके आपस में बहुत सारी मरासिम, रिश्तेदारियाँ, कबायली ताल्लुकात हैं। ये एक पेचीदा इशू बन जाता है और यही वजह है, इसी पेचीदगी की वजह से ही पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है वो भी एक तरह से कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड रही है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं वहाँ से अफगानिस्तान में जो बेस्ड हैं दहशतगर्द ग्रुप, उनमें टीटीपी हो या दीगर बीएलए टाइप ग्रुप्स हों जिनको सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खसूसन जो अफगान महाजरीन को जो निकाला गया यहाँ से, वो उससे एक गमो गुस्सा भी वहाँ पाया जाता है कुछ हलकों में। और ये एक और उनके ऊपर खुद भी बहुत प्रेशर है तालिबान की जो हुकूमत है उधर अफगानिस्तान के अंदर, कि उनको भी अपनी जो आज़ादी है या अपनी जो खुद मुख्तारी है उसको प्रूव करना है बाकी अफगान अवाम के ऊपर, क्योंकि उनको माजी में तो एक पाकिस्तान की प्रॉक्सी देखा गया है। तो ये भी उनके ऊपर भी एक ये प्रेशर है। मगर इस वक्त हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है कि हम ये जो वहाँ से हमले हो रहे हैं और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टारगेट्स को वो स्पेशली सिक्योरिटी के हमारे जो पर्सनल हैं उनको नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, सिविलियंस को जो पहुंचाया जा रहा है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करें और उसका भरपूर जवाब दें। और ये एक सादा सी बात है और यही बात उनको अफगान तालिबान को बुरी लग रही है और वो जाके पिंगे बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान से। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उनको समझना होगा क्योंकि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। अफगान सरजमीन से जो दहशत गर्दी हो रही है वो पूरे खित्ते को परेशान और अदम इस्तेहकाम का दो चार कर रही है। ऐसे में खुद तालिबान रजीम को सोचना है कि उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, अदरवाइज ऑप्शंस कम खुद अपने हाथ से वो करें। इस पर गुफ्तगू हम करेंगे कि ऑप्शंस हैं क्या इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के अमन के लिए भी खतरे की अलामत बनता जा रहा है। अमरीकी इनखला के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को दहशतगर्द तंजीमों से पाक करेंगे, मगर हकीकत इसके बरक्स है। आज अफगानिस्तान में सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट यानी ETIM, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और दाइश खुरासान जैसी तंजीमें भी सरगर्म हैं। ये गिरोह चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान और पूरे वस्त एशिया के लिए दहशतगर्दी के अज़ाइम रखते हैं। यूँ अफगानिस्तान की सरजमीन अब एक मरतबा फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का गढ़ बनती जा रही है। तालिबान ने दोहा मुआहदे में ये वादा किया था कि वो अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मगर अब इन वादों की खिलाफ वर्जी वाज़ेह नजर आ रही है। TTP के ठिकाने सरहदी इलाकों में मजबूत हो रहे हैं। ETIM चीन, दाइश खुरासान, वस्त एशिया और ईरान IMU उज़्बेकिस्तान के साथ रूस में दहशतगर्द कार्रवाइयों के ख्वाब देख रही है। अगर तालिबान ने इन गिरोहों को कंट्रोल ना किया तो अफगान तालिबान का अपना वजूद खतरे में आ सकता है। दुनिया माशी सलामती से ज्यादा दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रही है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द नेटवर्क्स का मरकज़ बना रहा तो न सिर्फ तालिबान की हुकूमत को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा बल्कि किसी भी मरहले पर खित्ते बल्कि बैनुल-अक़वामी ताकतें भी दोबारा मुदाखलत का जवाब पैदा कर सकती हैं। चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान जैसे हमसाया ममालिक पहले ही अपनी सरहदों पर गैर मामूली निगरानी बढ़ा रहे हैं। अगर तालिबान ने फौरी तौर पर इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई न की तो अफगानिस्तान एक मरतबा फिर आलमी दबाव, इलाकाई मुहासरे और अंदरूनी खाना जंगी के गिरदाब में फंस जाएगा। तालिबान के लिए वक्त फैसला कुन है, या तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों या अपने इख्तिदार के खात्मे के लिए खुद जमीन हमवार करें। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान समेत चीन, रूस, ईरान में दहशतगर्द अज़ाइम रखने वाली तंजीमें अफगान सरजमीन पर मौजूद, क्या तालिबान दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपनी हुकूमत के खात्मे की बुनियाद रख रहे हैं?
शहजाद साहिब। देखिए, ये जब इसका मतलब ये हुआ कि क्या अगर अमरीकी वापस आ जाएं यहाँ पे और वो आके मैनेज कर लें और ये सारी तंजीमों को किसी हद तक काबू कर लें, तो क्या वो हमें कबूल होगा? या फॉर दैट मैटर रूसी आ जाएं, चाइनीज आ जाएं, कोई और आ जाए ऐसी फोर्सेस। अभी तो फिलहाल इंडियंस डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे अपना पांव जमाने हैं। तो ये एक बड़ी रिस्की गेम है जिसमें हम सोच रहे हैं। देखिए, असल में हमारा हदफ क्या होना चाहिए? अफगान अवाम से आप एक ताल्लुक जो है पाकिस्तान का, उसके ऊपर रजा ने बखूबी उसके ऊपर उस पर रोशनी डाली कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगान अवाम का एक ताल्लुक हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करता है, एथनिकली एग्जिस्ट करता है, जुबान के हिसाब से वगैरह वगैरह। अब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कि आपको केयरफुली आगे चलना पड़ता है। यानी कारजाई जब था उस वक्त तालिबान तो नहीं थे, तो क्या अफगानिस्तान फर्क था? सरदार दाऊद जब था तो अफगानिस्तान फर्क था? यानी ऐसे वो भी तो फर्क, वो खुद फर्क था, लेकिन अफगानिस्तान तो वही था जो अभी है। सिमिलरली अशरफ गनी के जमाने में मुझे कोई तब्दीली वहां पे की नजर नहीं। होगा क्या? होगा ये कि अगर पाकिस्तान के साथ मामलात और खराब करते हैं और जितनी भी सहूलतें इस वक्त अफगानिस्तान को बहैसियत रियासत पाकिस्तान से मिलती हैं, जिसके अंदर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, उसके बाद ट्रांजिट ट्रेड है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड है, हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल है, ईजमेंट ऑफ फैसिलिटेशन जिसे कहते हैं, ये हकूक जो कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, वो जिनके रिश्तेदार या लोग उस साइड पे अफगानिस्तान की तरफ है, उनको जाने की सहूलत, वहां से लोगों को इधर आने की। अगर ये सब चीजें बंद हो जाती हैं तो वो फिर वो जो जिस किस्म का एक प्रेशर आप अफगान अवाम पे डलेगा, उससे फिर अफगान अवाम के अंदर अगर एक और जोश आता है जिसके अंदर वो अपनी हुकूमत को तब्दील करते हैं, अफगान तालिबान को हटाते हैं और कोई और हुकूमत लेके आते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसे ही कुछ और लोग आ जाए। यानी ये कारज़ई अशरफ गनी के बारे में कहते थे बड़ा ये डेमोक्रेट है, ये है, वो है, तो मुझे नहीं समझ आती कि सरदार दाऊद या बाकी जो लोग हैं इनके से कहां से कोई फर्क और आदमी निकलेगा जो कि पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर गो के पाकिस्तान को कैलिब्रेट करके जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इसी से ही सबक जाएगा कि अगर आप नहीं सही रास्ते पे चलेंगे तो इस किस्म के प्रेशर्स अवेलेबल हैं जो कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ज़ाहिर है जंग होगी तो बॉर्डर तो वैसे ही बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मॉस्को फॉर्मेट के अंदर तय कर दी गई बहुत सी बातें, खित्ते के ममालिक ने कंसर्न्स भी रखे, अफगानिस्तान में पीस एंड रिकंसिलिएशन की बात भी की, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने तो ममालिक इकट्ठे होकर कुछ फैसला कुन इक़दाम भी ले सकते हैं। आपके ख्याल में, मेरे ऊपर हवाले भी दिए, अगर कोई इतनी बड़ी सिचुएशन बनती है, खित्ते के ममालिक अफगान तालिबान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं? अफगान खित्ते के ममालिक के लिए कोई मसला बहुत बड़ा क्रिएट नहीं कर रहे। देखिए, दोहा माहदे का आपने बताया, दोहा माहदे की एक शिक है जिस पर अफगान जो हैं वो बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ अमल कर रहे हैं। वो ये है कि अफगानिस्तान अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, इस वजह से कि अमेरिका हर महीने $86 मिलियन देता है और अमेरिकी इमदाद और मगरबी इमदाद उनकी बजट का 70% है। तो उनको ये माल मिलता है, अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते और उनके ख़िलाफ़ कुछ करते हैं जो अमेरिका के लिए कुछ ना कुछ मसला है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपने मुल्क गिनवाए, चीन, रूस, सेंट्रल एशिया, ईरान, जिनको मुमकिन तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली तंजीमें मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन अफ़गानिस्तान उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा। उनको एक तरफ करके उसने बिठाया हुआ है कि जब मुकमुका का वक्त आएगा इन मुल्कों से तो उस वक्त मुकमुका किया जाएगा। उसके बाद बचता है पाकिस्तान। तो तश्कीलें सिर्फ पाकिस्तान आ रही हैं, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, प्रॉक्सी वार सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहमकाना एटीट्यूड अपनाया हुआ है, इंतहाई अहमकाना सफारतकारी और एटीट्यूड है। और वो ये है कि अफगान रियासत को रियासत के तौर पर नहीं देखना, उसे कोई कबीले के तौर पर देखना है। अब मेरे जहन में बड़े सख्त अल्फाज आ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैं हूं और ये जो है ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़े हुए हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का एक पेज नहीं पढ़ा कि अफगान ऐसे होते हैं, अफगान वैसे होते हैं, अफगान यूं होते हैं, अफगान यूं होते हैं। भाई ये वो एक रियासत है, ट्रीट एज ए स्टेट, जैसे दुनिया के सब मुल्क करते हैं। सही। आइडियालॉजी की बात आती है कि जनाब वो तालिबान बड़े आइडियालॉजिकल हैं। यार वो किधर के आइडियालॉजिकल हैं? वो बेगैरत जो जाकर बैठ गए हैं बीजेपी के साथ, सबसे बड़ा मुस्लिम दुश्मन मुल्क जो मुसलमानों को ज़िबा करते हैं, लिंच करते हैं, आई लव मोहम्मद पे जो है वो घर बुलडोज करते हैं। ये है तुम्हारी आइडियालॉजी? किधर है आइडियालॉजी? प्रैग्मेटिस्ट, नेशनलिस्ट,
इंतहा पसंद और स्टेट के तौर पे वो चल रहे हैं। फिर ये बात तो जी पश्तून तकसीम है, आपको पता है अफगानिस्तान में बलोच भी तकसीम है, फारसी बान भी तकसीम है, ताजिक भी तकसीम है, उज़्बेक भी तकसीम है, तुर्कमान भी तकसीम है। दुरुस्त। और ताजिकों का तनासब ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में बिल्कुल वही है जो पश्तूनों का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ठीक हो गया। ताजिकिस्तान पर तो कभी बात नहीं होती कि ताजिक तकसीम है, ये बॉर्डर नहीं होना चाहिए, आना जाना होना चाहिए। एग्जेजरेट किया जाता है पश्तूनों की तकसीम को, और ये एग्जेजरेट करती है स्मगलिंग लॉबी जो हर साल सैकड़ों अरब रुपए कमाती है इस बॉर्डर के साथ। ठीक हो गया। आखिरी बात में आने वाले दिनों में मजीद पे गुफ्तगू करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और रजा साहब की राय रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रजा रूमी साहब, खिते के दूसरे ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि खिता पूरे का पूरा मुतासिर हो रहा है। क्या इस सूरत में कहा जा सकता है कि जानबूझकर तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए है, या फिर रजीम इस जगह पर बैठी कि खुद उसका अफगानिस्तान की सरजमीन पर मुकम्मल कंट्रोल मौजूद नहीं है? आयशा, बहुत सारे अवामिल हैं, आपने उनका जिक्र अपने सवाल में ही कर दिया। सबसे पहले तो ये है कि अफगान तालिबान कोई एक मोनोलिथ या एक बहुत ही मुतहद किस्म की एक ग्रुप नहीं है। उसके अंदर कई ग्रुप्स हैं। दो ग्रुप जो हैं, काबुल ग्रुप है, एक कंदहारी ग्रुप है, और उनकी आपस में जो कशमकश है, चपकलिश है, वो भी वक्तन फवक्तन सामने आती है। कल ही बल्कि खुरासान डायरी ने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे हकानी नेटवर्क जो है वो कुछ तनकीदी बातें कर रहे थे दीगर लोगों के बारे में। वो कह रहे थे कि हर किसी को जो अफगानिस्तान के जिहाद का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए मुकम्मल, और बहुत से लोग हैं उनका जिक्र भी करना चाहिए। उनका इशारा गालिबन जो रूलिंग ग्रुप है उसकी तरफ था। दूसरी बात है कि वहां पर और जो तंजीमें दाइश और आईसिस टाइप हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और अफगान तालिबान को ये खदशा है कि अगर वो बहुत ज्यादा टीटीपी के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे तो टीटीपी के जो फाइटर्स हैं वो जाकर दाइश के साथ मिलकर खुद उनके खिलाफ होकर उन पे हमले शुरू कर देंगे। दूसरी तो ये बात है। तीसरी बात है कि बिल्कुल लेवरेज है। देखिए, वो उनको ये पता लग गया भाई पाकिस्तानी रियासत को कैसे तंग करना है, उनसे कैसे कंसेशंस लेनी है वगैरह वगैरह, इसलिए इन ग्रुप्स को एक्टिवेट रखो और पाकिस्तान के ऊपर अपना जो है वो जरा हाथ भारी रखो। लेकिन वो इस चीज का चूंकि तजुर्बा कारी नहीं है रियासत के अमूर में, इसलिए वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल फोर्स का मालिक और एक फंक्शनल रियासत है। अफगानिस्तान तो तकरीबन एक रियासत अभी तो वो है ही नहीं, बेचारे 30-40 साल से, तो वो जी बिल्कुल। और फाइनली इस खित्ते का बिल्कुल इंटरेस्ट है। देखिए, रूस का बराह रास्त इंटरेस्ट है। रूस ने तालिबान को एक्सेप्ट भी इसीलिए किया, वस्ती एशिया में वो अमन और स्टेबिलिटी चाहता है। चीन का इंटरेस्ट है कि चीन को वहां से मादनियात जो हैं और वस्ती एशिया में सीपेक ले जाने का रूट है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को बेहतर करने की कोशिश भी की है। ईरान का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है। दुनिया की ताकतें बिल्कुल इसमें इंटरवीन करेंगी, और पाकिस्तान की अच्छी खुशकिस्मती है कि ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान का साथ देंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, जिस तरह ऊपर अभी रजा साहब ने जिक्र किया है कि किस हद तक ये खित्ते के ममालिक इसको बर्दाश्त करेंगे, और फिर दोहा के भी जमानत देने वाले भी बैठे, वो कितना दबाव डालेंगे? सिंपल बात है। मैं इतनी ज़्यादा कहानियों को मैं यकीन नहीं करता। कभी से रूसी वहाँ से जा चुके तो कौन सा अमन वहाँ पे आ गया? अच्छा। तो कौन सा वहाँ पे वो हुकूमत बना ली? तो कौन सा वो इकट्ठे मिलके बैठ गए? हाँ, आप कह रहे हैं वही अमन नहीं चाहते? नहीं, वही अमन नहीं चाहते, तो क्योंकि अमन अगर अमन आ जाता है तो स्मगलिंग खत्म हो जाती है, वार लॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं, उनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है, उनकी लूटमार ख़त्म हो जाती है। ये जंग उनकी असल में कारोबार है। वो रूस के खिलाफ लड़ नहीं सकते, ईरान से लड़ नहीं सकते, उज़्बेकिस्तान पे जाके लड़ नहीं सकते। उनको एक ही बहाना मिल गया है कि इस बॉर्डर को बंद, ये पासपोर्ट नहीं होना चाहिए जी, एक चिट होनी चाहिए। चमन से भी हम रेवड़ ले जाया करें सुबह के वक्त, और तोरखम से भी रेवड़ ले जाया करें, हमें गिना भी ना जाए। यार ये क्या मजाक है? ये मजाक जो है ये बंद हो गया, नहीं बंद हुआ। तो इसको बंद करने का तरीका आता है, और वो इख्तियार किया जाए जिसका सिर्फ
टोकन दिखाया जाए काबुल और कंधार में, क्योंकि जंग इनका कारोबार होगा मगर खित्ते का कारोबार नहीं है। खित्ते को अमन, तामीर और इस्तेहकाम दरकार है। तालिबान रजीम फैसला कर ले कि उसको किस रुख पर आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।